नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से शुरू कर चुके होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत बढ़िया ध्यान रखे हुए होंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि आपका स्टेट उत्तराखंड में लोअर पीसीएस की वैकेंसीज आई हैं, जिसके रिगार्डिंग हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन किया कि कितनी पोस्ट हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक, अगर अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं तो आप चैनल में जाके वीडियो को देख सकते हैं, डिटेल्स को ले सकते हैं। लेकिन अब हमारे सामने एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि जो हमारा पेपर है वो है 11 मई 2025 को। लगभग 4 से 5 महीने बच जाते हैं हमारे पास और सिलेबस में लगभग सभी कुछ दिया हुआ है। तो हम अपनी तैयारी को एफिशिएंट कैसे बनाएं, कैसे हम 4 से 5 महीने में ऐसी तैयारी करें कि हमारा प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस का भी आधा से ज़्यादा सिलेबस क्या हो जाए, आधा से ज़्यादा तरीका कवर हो जाए। ठीक, तो हम इसके लिए किस तरीके को यूज़ करते हैं? हम जनरली इस तरीके को यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम देखते हैं कि आयोग किस लिमिट तक क्वेश्चन पूछ रहा है, किन जगहों पर फोकस कर रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं, कुछ क्वेश्चंस PYQ से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस जो इन सेक्टर से आगे पूछे जा सकते हैं। ये कंपैरिजन वीडियो है। अगर आप सभी लोग अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलती हैं। आप लोगों के लिए फ्रेश बैच शुरू होने वाला है 23 से। 23 दिसंबर से नया बैच शुरू होने वाला है लोअर पीसीएस का। ठीक, तो आप सभी अगर आप दूर हैं देहरादून से तो आप नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर आप देहरादून में हैं तो आप एक बार विजिट कर सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग। ये कुछ PYQs हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन पॉलिटी से आया है। हम अभी आज पॉलिटी सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, और समय के साथ साथ हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पे ऐसे ही कंपैरिजन वीडियो आपके लिए लेते आएंगे। ठीक, तो PYQ है हमारे पास क्या, ये क्वेश्चन पिछले पेपर में 2021 में पूछा गया है और ये गलत क्वेश्चन है। गलत क्वेश्चन है। अब कैसे है गलत क्वेश्चन? अगर आप इस क्वेश्चन में ये पता लगा पा रहे हैं, आपको तभी तो पता होगा, जब आपको आंसर पता होगा तभी आप लगा पाओगे कि ये गलत है। कैसे है मैं बताता हूँ। तो ये पूछा गया है कि 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्या पूछा है? 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पूछा है। ठीक है, इतने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं क्या, एक्ट बन चुके हैं? तो क्वेश्चन यहीं पर गलत होता है। ये होना चाहिए था 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, विधेयक। यहाँ अधिनियम के जगह क्या होना चाहिए था? विधेयक। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या था, गलत था। आपको पता कब चलेगा? जब आपको इसका आंसर पता होगा कि भाई रिसेंटली रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWS, यही चला पता हमें। और ये भी 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। ठीक, तो आपको जब इतनी डिटेल पता होगी तब जाके आप ये पता लगा पाएंगे कि यार ये क्वेश्चन ठीक है या फिर गलत है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए था? पहले तो ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर अगर बिल होता तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? डी, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन। ठीक, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऐसे ही क्या बन सकता है? तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कि भाई GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो बताइए किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया? इसका आंसर है हमारे पास 101, 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे हमने क्या किया, GST को अपने संविधान में क्या किया, ऐड किया है। इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था
उसको क्या कहा जाता है, उसको किस चीज़ से कंपेयर किया जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है। आप लोगों ने अगर पॉलिटी पढ़ी होगी या फिर आगे आप लोग पढ़ेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई, ठीक है। लगभग जो संविधान की रूपरेखा थी उसको छोड़कर बहुत सारी और चीज़ें थी जिसको क्या किया गया, एकदम 180 फ्लिप कर दिया गया, ठीक। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास। हम जनरली देखते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ठीक है, आते हैं, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चंस के साथ उन्होंने अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट को सम अप कर दिया, मिक्स कर दिया, तो क्वेश्चन मुश्किल बन जाता है, ठीक है। तो ये है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास PYQ आया था क्या, कि भाई जो 12th शेड्यूल है, ठीक, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों हुए थे। पंचायती राज, अगर आपने लोकल बॉडी पढ़ा है, लोकल बॉडी इलेक्शन पढ़े हैं, तो आप लोगों को आइडिया होगा, ठीक। ये क्या ग्रामीण स्तर पर, ये शहरी स्तर पर, ठीक। अब शेड्यूल 12 बताया गया है, तो शेड्यूल 12 में क्या है, जो ये शहरी लोकल बॉडी होती है, आम चुनाव होते हैं, लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ विषय हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उसके बारे में। अब जब हमने अर्बन गवर्नमेंट की बात कर दी है, शहरी व्यवस्था की बात कर दी है, तो क्या आ जाएगा 74th, क्योंकि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किसमें जोड़ा गया, रूरल मतलब ग्रामीण, ठीक है। ग्रामीण जो हम देखते हैं नगर पंचायत का, जो हम देखते हैं जिला पंचायत का चुनाव, क्षेत्र पंचायत का चुनाव, ठीक है, ये सब। और अर्बन मतलब शहरी, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इन सब का चुनाव, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो अगर ये पूछा गया, इसकी जगह एक और क्वेश्चन पूछा गया कि 11th शेड्यूल किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया, तब आंसर हो जाएगा आपका क्या, 73rd। और अगर पूछा गया है क्या 12th शेड्यूल किससे जोड़ा गया, तो आंसर क्या है आपके पास, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो आंसर है आपके पास डी। नेक्स्ट और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके पास लोकल बॉडी से, ठीक। तो एज पूछा है भाई, कितनी एज चाहिए आपको इलेक्शन के लिए, ठीक है, कितनी एज चाहिए, तो 21 साल चाहिए हमको, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर इलेक्शन कराना किसका काम है, ठीक। इलेक्शन हमारे यहाँ पर आजकल क्योंकि न्यूज़ में भी है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन इलेक्शन एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक, कुछ नया कंसेप्ट है। तो इलेक्शन इलेक्शन न्यूज़ में है, इलेक्शन कराता कौन है, इलेक्शन कमीशन कराता है, चुनाव आयोग कराता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि पंचायत, जो हमने अभी पढ़ा, पंचायत के इलेक्शन मतलब रूरल और अर्बन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं हम, पंचायती चुनाव, ठीक। इसके इलेक्शन कौन कराता है, हम जनरली कॉमनली ये मान के चलते हैं कि जितने भी इलेक्शन होते हैं वो कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। लेकिन नहीं, जो पंचायत के इलेक्शन है वो कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारे पास PYQ, कि भाई हमारे पास एक कैग होते हैं, ठीक, नाम होता है उनका कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। इनका काम बेसिकली क्या होता है आप लोगों को बता दूं मैं, कि हमारे पार्लियामेंट से बजट पास होता है। सपोज हम ये सोच ले कि डिफेंस सेक्टर में 1000 करोड़ के लिए बजट आया, ठीक है, डिफेंस सेक्टर में 1000 करोड़ का बजट अलॉट हुआ। तो अब कैग का काम है कि जो ये पैसा इन्होंने डिफेंस के लिए दिखाया है ये वहाँ लगा भी है या फिर नहीं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, महालेखा परीक्षक, ठीक। अब ये पूछा गया है कि ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, तो किसको करता है अपनी रिपोर्ट सबमिट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है, ठीक। ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई ये जो कैग चुने जाते हैं इनका जो टेन्योर होता है वो कितना होता है। मोस्टली हम 5 साल और 65 साल हमारे माइंड में फिक्स है, क्योंकि बहुत जगह पर कितना है,
5 साल, और अप टू 65 मतलब 5 साल तक आपका टाइम पीरियड रहेगा, या फिर आप 65 साल तक के हो जाओ। अगर आप 65 साल के हो गए तो भले ही आपके पास 2 साल और बचे होंगे, आप रिटायर हो जाओगे, लेकिन 5 साल है ही नहीं। कैग की कंडीशन में कितना है, 6 साल और 65 में से जो भी पहले हो जाए, ठीक है। 6 साल आप समझ रहे हैं, जैसे आप समझ लीजिए किसी की एज है 59, ठीक, 59, तो ये 65 होते होते इनके 6 साल पूरे हो जाएंगे, तो ये रिटायर हो जाएंगे, दोनों कंडीशन पूरी हो गई। लेकिन अगर किसी की एज है 58, ठीक, तो 58 जाते जाते इनका 64 में इनके क्या साल हो रहे हैं, 6 साल पूरे हो रहे हैं, 1 साल अभी बच रहा है 65, तो ये 64 में ही रिटायर हो जाएंगे। इन दोनों में से कोई भी पहले हो जाए, या तो 6 साल पहले पूरे हो जाए, या तो आप 65 साल के हो जाए, ठीक है, रिटायरमेंट की एज है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक। नेक्स्ट, ये गलत लिखा हुआ है, बी है आपके पास सही आंसर। नेक्स्ट है आपके पास कैग। मैंने अभी आपको बताया था कि कैग किस चीज की रिपोर्ट बनाता है, कि जिस सेक्टर में जितना पैसा दिया गया है वो वहीं गया है या फिर नहीं, ठीक है। सपोज डिफेंस सेक्टर की कैग ने रिपोर्ट बनाई और वो बना दी 2000 पन्नों की, ठीक है, और देनी किसको है, राष्ट्रपति महोदय को। अब राष्ट्रपति महोदय के पास इतना समय है कि वो 2000 पन्नों की रिपोर्ट पढ़े, नहीं। तो कैग की जो रिपोर्ट है उसको शॉर्ट समअप करने का काम करते हैं कौन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक, विच कमेटी इज एसोसिएटेड विद द रोल ऑफ कैग, ठीक। अगर सपोज कैग ने 2000 पन्नों की रिपोर्ट बनाई, तो अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम है कि इसको 20 पन्नों में समअप करे और फिर किसको दे, प्रेसिडेंट को दे, राष्ट्रपति को दे, ठीक है। तो ये है हमारे पास, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, लोक लेखा समिति, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास PYQ कि चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल कौन है, कौन होते हैं। सिंपल है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या बन सकता है क्वेश्चन, NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, आजकल बड़ा न्यूज़ में है, हमेशा न्यूज़पेपर में भर भर के आर्टिकल आ रहे हैं इस पे, ठीक। तो इसके चेयरमैन कौन होते हैं भाई, कौन होते हैं, अभी के लिए हम देखते हैं इन ऑप्शंस के हिसाब से रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन एक बात हम ध्यान रखेंगे, 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें ये कहा गया कि केवल रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही नहीं होंगे, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी क्या हो सकते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन हो सकते हैं। समझ गए आप ये बात, समझ गए, ये बात क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ कि जो रिटायर सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो भी क्या हो सकते हैं, NHRC के चेयरमैन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर अभी के लिए ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा आर्टिकल क्या करता है, इंटरस्टेट काउंसिल को स्टेब्लिश करता है, तो आर्टिकल 263। अब इंटरस्टेट काउंसिल का क्या मतलब हुआ, इंटरस्टेट काउंसिल जब दो स्टेट्स के बीच में कोई एक डिसीजन नहीं आ पा रहा हो, तो उसके लिए एक काउंसिल बनाई जाती है, इंटरस्टेट काउंसिल, जो उनके डिस्प्यूट को क्या कर ले, सुलझा दे। बस अभी आप इतना ध्यान रखें, आर्टिकल है उसका क्या, 263, काफ़ी बार पूछा गया है। लास्ट जो PCS का एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी आंसर हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास PYQ, एक सरकारिया कमीशन है, वो बनाया गया था, पर क्यों बनाया गया था, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कारण है उस सरकारिया कमीशन को बनाने के पीछे, ठीक। तो वो बनाया गया था क्यों, जो सेंटर और स्टेट है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इतना समझ ले। अगर कभी कभी इसके जगह आ जाता है फेडरलिज्म के लिए, फेडरलिज्म का मतलब भी यही है, ठीक, संघवाद का मतलब ही यही है कि आपके जो राज्य हैं उनके पास भी ठीक ठाक पावर हो, किसके हिसाब से, केंद्र के हिसाब से, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, री इन्वेस्टिगेटिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य के संबंधों की पुनः जांच करने के लिए बनाई गई थी क्या, सरकारिया कमीशन, ठीक। अब हमारे पास है क्या, सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज से रिलेटेड काम कौन देखता है,
अपॉइंटमेंट कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। हम जानते हैं यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये देखता है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास क्या, फाइनेंस कमीशन, हु इज द हेड ऑफ फाइनेंस कमीशन, वित्त विभाग, ठीक है, का वित्त आयोग का प्रमुख कौन होता है, हेड कौन होता है? तो क्या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पीएमजी? नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट होते हैं? होते हैं। गवर्नर होते हैं? नहीं हो सकते। या फिर अ चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? हो गया कंफ्यूजन। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के, फाइनेंस कमीशन के हेड होता है फाइनेंस कमिश्नर, ठीक है, जिनको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्वारा। तो ऑप्शन डी आपके पास आंसर आ जाएगा। कभी कभी इस प्रकार से भी क्या किया जाता है, आपको कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे, जिस तरीके से हम अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, जिस तरीके से हम देख के एक पैरामीटर सेट कर सकते हैं कि भाई ये जगह है जहाँ से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी तैयारी को समअप कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप सभी लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं तो आप सभी लोग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। कुछ लोग जो देहरादून से दूर हैं वो अपनी तैयारी को करना चाहते हैं, आपको ऑनलाइन फैसिलिटीज़ है, हमारा ऐप है द एकलव्य आईएएस, वहाँ पर आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। आप नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, वहाँ पर कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं बैचेस के बारे में, डिटेल्स के बारे में। और अगर आप लोग देहरादून में हैं तो आप इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं। बैचेस 23 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं, तो आप सभी लोग कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।